कौन सी क्लास में थे उस वो 9th क्लास में नाइन्थ पढ़ रहे क्लास में मैं मैट्रिक किया तो वो आप शागिर्द थे और वो जो है वो स्टूडेंट थे हाँ 9th क्लास हाँ में। नाम पहले परवेज था, परवेज अच्छा। था नुसरत नहीं था। 600 का हाल था वहाँ पे सिनेमा, तो 1000 के करीब लोग भरे आदमी इकट्ठे हो गए। कॉरिडोर पे खड़े थे। प्राइवेट लाइफ में वो किस तरह के इंसान थे? वो कहें जो मैं कहना सच जे जो कोई मैं पढ़ रहा आपस में किसी को लौटा देते थे अच्छा। बैठे बैठे आवाज उनका पीक पे था, उतना ही प्राइवेट लाइफ बड़ा धीमा बोलते थे, बड़ा समझ नहीं आराम आती, नाल बाज़ बातों की समझ नहीं आती। दुनिया से जाने तक उन्होंने कुछ ऐसे राज है कि जो शायद आपके अलावा अच्छा किसी को नहीं पता वो खान साहब जब बरे सगीर की सरजमीन पर किसी ऐसे इंसान को आप देखते हैं जो उनके लेवल पे अगला नुसरत फतेह अली खान कहलाए। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, बहुत मुश्किल है उन जैसी क्वाली आज भी कोई नहीं करता ना करके कुछ दिखाएगा सुनते थे, इंग्लिश हर चीज सुनते थे और गोरों के सामने उनकी नरेशन पेश करते थे। वो तो एक तमाशा है। वो तमाशा है ना कोई गाने वाला थोड़ा है। कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं, कोई ऐसा कवाल नहीं, कोई ऐसा मतलब बॉलीवुड या हॉलीवुड का सिंगर नहीं जो कि खान साहब की ट्यून्स ना गाए। मुश्किल है ना बचना डॉक्टर साहब जवाब देता था ये मुश्किल बचना होगा डायलिसिस शुरू हो गया था, गुर्दे फेल हो चुके थे। कोई शक हमें नहीं फर्क है कि हमको ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका दिया। 80 से लेकर 97 तक हमारे साथ रिकॉर्डिंग करते रहे। जी नाज़रीन, इस वक्त बर्मिंघम बरतानिया से हमारे साथ ऐसे दो प्राउड पाकिस्तानी मौजूद हैं। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के बहुत ही करीबी दोस्त, मैनेजर, और उनको अगर आप बड़े भाई कहें तो ये भी बिल्कुल 100% दुरुस्त होगा। तो मेरी मुराद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद इकबाल नकीबी साहब, और उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब MBE साहब, जो डायरेक्टर और चेयरमैन हैं स्टार ओरिएंटल OS के। और इनसे आज हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। क्वेश्चन इज कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और ये किस तरीके से ये सारी एफिलिएशंस कैसे बढ़ी? 1962 की बात है। 9वीं ट्रिप उस मुबारक अली खान फतेह अली खान जलंधरी कवाली के लिए आए हैं, लिहाजा उनको सुनो। ठीक है। तो उस वक्त जो कवाली थी ना, रंग वखरा इश्क दे मकतब दा इको हरफ पकाउना पैंदा है, पढ़ के दसना ना, पढ़ के दसना ना, इको अल पकाउना पैंदा है। तो मैं उस वक्त थोड़ा बहुत मैट्रिक किया था, तो मैंने सोचा भी ये यार कवालियाँ ने तो बड़ी अच्छी बात की है। तो इनको मिलना चाहिए, अगर मैं कवाली करनी है बुजुर्गों का कहना करना है तो कि इन्होंने क्यों ना मिला जाए। मेरे मुंडे उस्ताद अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ। मैं यकदम कह तब मैं शागिर्द होने आया हूँ। तो वो सारी मैं थोड़ा शागिर्द होना चाहे कसूर से आया हूँ ये वो उधर। अच्छा, यहाँ से आपका यानी सफर स्टार्ट हुआ और वो स्टार्ट हुआ, फिर आगे जो है वो कई सालों के ऊपर मुई तरह यहाँ। अयूब साहब, आपका ये जो एक सफर था ये किस तरह से, कैसे एंजॉय किया, क्या सफर? 1979 के एंड पे ये नुसरत फतेह अली खान और इकबाल नकीबी और इनकी पार्टी जो थी, अजमेर शरीफ में उनको बुलाया गया। अच्छा। कवाली करने के लिए। अच्छा। तो अजमेर शरीफ में जब कवाली की तो राजपुर को पता चला कि ये आए हुए हैं, तो उसने अपना सेक्रेटरी इनके पास भेजा कि भाई इनको लेके आओ बम्बई में। और उसके बेटे की शादी थी उस वक्त, ऋषि कपूर की। अच्छा। वहाँ पे उन्हें शादी की रात कहता है कि परफॉर्म आपने करना है। 1975 में EMI के हम डिस्ट्रीब्यूटर थे, EMI रैप पाकिस्तान के। तो उन्होंने कहा कि भाई एक कवाल बड़े मशहूर हो गए हैं, साबरी ब्रदर्स, दुनिया में बड़ा नाम कमाया उन्होंने। तो फिर मैंने इनका शो देखा दिग्बत हॉल में, यहाँ दिग्बत हॉल है कोच स्टेशन के सामने। पहले तो वहाँ पे शो हुआ तो खान साहब का प्रोग्राम जबरदस्त था, लेकिन ऑडियंस बहुत कम थे। बड़ा अफसोस हो। मैंने कहा इतनी अच्छी आवाज़, इसको आम लोगों तक पहुँचाना चाहिए। तो मैंने हाजी शम्स को कहा कि भाई अगर हो सके तो दोबारा इनको इजाज़त दें तो हम इनका एक शो करें। तो उसने 1 वीक के बाद हमें टाइम दिया। तो मैं क्योंकि पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन का सेक्रेटरी था, तो हमने एक फ्री शो किया। सब लोगों को बुलाया जितने भी शहर के मुअज़्ज़िज़ीन थे। तो 600 का हाल था वहाँ पे सिनेमा,
तो 1000 के करीब लोग भरे आदमी इकट्ठे हो गए। कॉरिडोर पे खड़े थे, बड़े से सीटों पे बैठे हुए थे। और जब शो हुआ है तो माशाल्लाह ऐसा शो हुआ है कि हमने उसकी रिकॉर्डिंग की थी प्राइवेट के, भाई हम अपने अपने तौर पर्सनल पे। यूज पर्सनल यूज करेंगे, और प्रोफेशनली थी वो, अनप्रोफेशनल थी। तो जब वो शो खत्म हुआ तो लोगों ने इंसिस्ट किया कि भाई हमें ये रिकॉर्डिंग दीजिए, तो फिर हमने उनको कमर्शियली रिलीज किया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन खान साहब के साथ। पहला 2 एल्बम हमारे लिए 2 घंटे की रिकॉर्डिंग की, एक मजहबी था और एक गज़लें थी उसमें, और उसकी वजह से ये फिर सारी दुनिया में मशहूर हुए। आपकी जो उनके साथ पर्सनल एफिलिएशन थी, आपने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया टुगेदर, उसके साथ साथ आप बहुत अरसा इकट्ठे भी रहे, तो प्राइवेट लाइफ में वो किस तरह के इंसान थे? वो तो बहुत बड़े इंसान थे। ठीक है, आदमी तो है ही है, आदमी। अच्छा, इंसान बनना बहुत मुश्किल है। होता है, मुश्किल तो अल्लाह ताला ने उनमें खूबियाँ ऐसी थी, मैंने देखा है कि कई दफ़ा उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, कोई मसले मसाइल मौलवी बैठे तो मसले कर रहे हैं, ठीक है, वो बैठे हैं उनकी बात सुन रहे हैं, जवाब आखिर में देते थे भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, वो कहें जो मैं कहना है सच जे, जो कोई मैं पढ़ रहा। ठीक है। क्या वो एक दोस्तों यारों में जब इंसान बैठता है, गपशप करता है, थोड़ा शरारतीपन होता है, एक दूसरे को टीज करना होता है, तो क्या इस तरह की भी? हाँ, उनमें बहुत ऐसी खूबी थी। हाँ, वो ऐसे आपस में किसी को लुटा देते थे। बैठे बैठे खान साहब बहुत सादा इंसान थे, बहुत जितना आवाज उनका पीक पे था उतना ही प्राइवेट लाइफ में इतना धीमा बोलते थे कि समझ नहीं, बड़ा धीमा बोलते थे, समझ नहीं आती, बात बातों की समझ नहीं आती। आप समझते हैं कि वो इस दुनिया से चले गए, दुनिया से जाने तक उन्होंने कुछ ऐसे राज है कि जो शायद आपके अलावा किसी को नहीं पता। वो खान साहब जब लोगों की हेल्प करते थे या मदद करते थे, लोग हज़ारों आते थे, कोई कहते मेरी बच्ची की शादी है, कोई पैसे ले जाता तो मुझे कहने इनको इतने दे दो, तो फिर वो 10 लाख का सामान है, 50,000 का, 10,000 का, जो भी हम उनकी हेल्प करते थे। उनकी प्राइवेट सारी जिंदगी यही रही है। अच्छा, इसी पीटर गैब्रियल के साथ अभी ये रिसेंटली 2024 के अंदर इतने सालों बाद, तकरीबन 35-34 साल बाद, खान साहब की एक गुमशुदा एल्बम जो है वो मिली है। वो भी पीटर गैब्रियल के स्टूडियो के साथ ही उसका कनेक्शन है। तो ये इसके बारे में अयूब साहब आप बड़ा कनेक्टेड रहे हैं इस पूरे मामले में। आप इनकी जो री लॉन्च थी इसका, या आप इसको कहेंगे फर्स्ट टाइम लॉन्च थी इस गुमशुदा एल्बम की, उसमें भी मौजूद थे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं समझता हूँ कि एक ऐसी आवाज़, तोहफा था, ऐसी आवाज़ जो कि मतलब दुनिया चाहती है, मोहब्बत करती थी, जिससे वो दोबारा उनको मिल गई है इतने सालों के बाद। गुमशुदा उनको नहीं पता, ये रिकॉर्डिंग नहीं था कि पड़ी हुई है हमारे पास, तो वो निकल आई। सामान बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा है। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन के लिए ये बता दें कि ये वाकई ही गुमशुदा थी या प्रमोशंस? नहीं, वाकई उस वक्त कवाली हमें भी नहीं पता था। उस वक्त कवाली रिकॉर्डिंग काफी रिकॉर्डिंग करके उन्होंने रखी हुई थी, तो वो बड़ी रह गई। वो उन्होंने ना देखा भी, वो चेंज अपने के वो सामान इधर उधर कर रहे थे, तो नुसरत फतेही का एक टेप लिखा हुआ चेन ऑफ लाइट, इसमें देखो क्या, चेन ऑफ लाइट के नाम से, बिल्कुल डेफिनेटली वो जो नई एल्बम की 4 कवालियों पर मिलती, वो चेन ऑफ लाइट। हाँ, तो अभी देखो वो वही हर कवाल गाना शुरू करती, हर कवाल अभी शुरू हो गया। अच्छा, आप अभी नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ तो हजारों कहानियां, दास्तानें जुड़ी हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त बरे सगीर की सरजमीन पर किसी ऐसे इंसान को आप देखते हैं, चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कि जो उनके लेवल पे अगला नुसरत फतेह अली खान कहलाया? नहीं, ऐसे इस वक्त तो कोई भी नहीं दिखा जाएगा, ना इंडिया में, पाकिस्तान। ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं, बहुत मुश्किल है। देखो कितने बड़े नाम हुए हैं, पहले बड़े बड़े क्लासिकल लोगों के इतने बड़े नाम हैं, उनके पास जो आपके पास काम है, ये किसी के पास काम नहीं है। जो इस वक्त जो आपके पास है काम, आप न्यूट्रिशन भी बन जाते हैं, आप क्लासिकल भी बन जाते हैं, फोक, अगर फोक गए तो लोगों को पता ये फोक ही गाते हैं, क्वाली नहीं करते। अगर क्लासिकल गए तो पता ये क्लासिकल वहाँ से पैदा हुआ था आदमी, ये क्वाली तो उनका घर का पेशा था। उन जैसी क्वाली आज भी कोई नहीं करता, ना करके कोई दिखाएगा। अभी उनका जो है असल में ऐसे वो आखिरी बताने लगा, वो सिर्फ कवाल नहीं थे। अच्छा। वो एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे,
बहुत उनके पास इतना खजाना था, राग थे, इतनी पता नहीं अल्लाह knowledge ताला ने था। अंदर जो उनके फीड और ये नहीं कि सिर्फ इंडियन म्यूजिक या पाकिस्तानी हाँ। म्यूजिक, इंग्लिश म्यूजिक पे भी वो जब आते थे, दिल्ली में गए हैं तो 1.5 लाख रुपए की किताबें हमने बोरियां भर कर लाए अच्छा, हैं। वो म्यूजिक के बारे में। और यहाँ पे जाते थे तो इंग्लिश बीथोवन हाँ, का वहाँ और हाल में दूसरे जाते थे। चैकस्की का सारे रिकॉर्ड सामान सुन के टूटा। वो सुनते थे, हर हाँ। चीज सुनते थे। और हाँ। गोरों के सामने उनकी नरेशन पेश करते थे, अपने सामने सारे वो इसलिए कोई लिखा नहीं होता, गोरे आपको देख रहे हैं, और वो सामने उन्होंने आपको बताऊं मैं कि संडे टाइम ने एक दफा एक लिस्ट शाया की थी जिसमें 1000 म्यूजिशियंस ऑफ ऑल टाइम, दुनिया में आज तक जो 1000 म्यूजिशियन पैदा हुए हैं उनके नाम लिखे थे। और उसमें 4 म्यूजिशियन एशियन थे। 4 म्यूजिशियन एशियन में से 2 जो थे इंडिया के थे और 2 हमारे ओरिएंटल स्टार के लेवल के थे। एक था बली सकू और एक थे खान साहब नुसरत फतेह अली खान। आप कह रहे हैं कि कोई जो है वो नुसरत फतेह अली खान साहब के लेवल का नहीं आ सकता, तो ये कहीं हमारा इंटरव्यू सुनने के बाद कहीं चाहत फतेह अली खान साहब जो है कुछ अपना वो बयान ना कर दे कि मैं भी बहुत अच्छा गाना। वो क्या है, कुछ नहीं ना, वो तो जूतियां रोजाना खाता है, गाना खाता है, वो तो जानबूझ के गाना, वो तो एक तमाशा है। गाना वो तमाशा है ना, कोई गाने वाला थोड़ा है। ये तो लोग तमाशगी ज्यादा लोग हमारे हैं ना। देखें जी, कोई ऐसे वो टंगा चौड़ियां कर कहीं कर रहे तो साढ़े को 24 शकील भाई और टैक्सी चलाना साढ़े को ही रहता, मेरे को उत्थे जिथे मैं रहता उत्थे एयरपोर्ट लैंड च 9 नंबर च। शकील भाई, कोई ऐसा आर्टिस्ट नहीं, कोई ऐसा कवाल नहीं, कोई ऐसा मतलब बॉलीवुड या हॉलीवुड का सिंगर नहीं जो कि खान साहब की ट्यून्स ना गाता हो। लेकिन यहाँ पे अभी आप क्या समझते हैं कि खास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो कवाली का मुस्तकबिल है वो क्या है? कवाली का मुस्तकबिल तो आगे तो नज़र खांसे के बाद नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ज़हन के हिसाब से तो मैं तमाम कवालों को सुना है 1960 से लेकर, लेकिन उनमें वो कोई बात नज़र नहीं आई। हाँ, सिर्फ राहत के बच्चे को मैंने देखा है। आपने अभी बात की कि अभी राहत फ़तेह अली खान साहब जो हैं वो अपने बेटे समेत बरतानिया के अंदर उनका दौरा था, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और कुछ तो हमारे जो व्यूअर्स हैं या ओवरऑल जो उनके सुनने वाले हैं जो उनके जो बेटे हैं शाहजमान, उनको किसी मोमेंट पे कंपेयर करना शुरू हो गए नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ कि जी ये वो हैं कि जो फ्यूचर में नुसरत फ़तेह अली खान साहब की झलक जिनमें नजर आती है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो एक तो उसकी शक्ल भी खान साहब जैसे मिलती है, दूसरे का आवाज जो है ना वो पावरफुल है। अभी तो बच्चा है ना जी, अभी तो उसने स्टार्ट किया है ना, बिल्कुल इंट्रोड्यूस कराया ना, इसमें टाइम लगता है, वक्त लगता है इसमें। वो अभी वो अपने दरअसल वो खान साहब को फॉलो करता है। वेरी गुड जी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे शाहजमान साहब के बारे में? शाहजमान को मैंने सुना है, मैं लाइव नहीं सुना, लेकिन मैंने उसकी वीडियो वगैरह, ठीक है, जो उसकी आवाज वाकई कवालों वाली बात है। मैं समझता हूँ कि वो इम्प्रूव करेगा बहुत। वेरी गुड। थोड़ा सा उनकी वफात के बारे में और जो आखिरी अयाम आपने उनके साथ गुजारे लंदन के अंदर, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, दरअसल उनको ब्लड प्रेशर शुरू से। अच्छा, ठीक है। के साहब के तो हमारे बड़े मशहूर हकीम था, हकीम अपने गफूर साहब जैनपुर गुजार फैसला, ठीक है, तो वो स्पेशल तौर पे वो ग्रेड 2 हकीम थे, ठीक है। वो आया तो उन्हें पट्टियां भर्ती कर रहे हैं। आपो जी ये ब्लड प्रेशर ये पड़ गया है, इन फौरन अस्पताल जाओ, ये नक्सीर नहीं पुट्टी उन्हें ब्लड प्रेशर इन्ना हाई हो चुके ते 300 ते 40 के पता कितना सी जे आदमी बचता ही नहीं। हो उन्हें क्या आदमी उन्हें क्या भी मुश्किल है ना बचना, डॉक्टर ने जवाब देता था ये मुश्किल बचना इन्ना को उन्हें ब्लड प्रेशर उनके पटना वाला किसी टाइम पड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। उन्हें दवाई दी सी, यकीन जानना वो दवाई जी खाते सी अं बाहों मैं फड़ना बाथरूम, एक पासे आपको नहीं पढ़ना, एक पासे मैं पढ़ के बाथरूम को जाना, मैं पेशाब कराना। लंदन वाला वाकया जो है वो जो आखिरी उनके याम थे वो स्टिल था कि उनको हाई ब्लड प्रेशर के अलावा डायबिटीज थी, डायलिसिस शुरू हो गया था, गुर्दे फेल हो चुके थे। जब इंडिया गए ना तो उनको हो गई है हेपेटाइटिस सी। पाकिस्तान आए, लाहौर में इतनी तबीयत खराब हो गई, मार्च में ये पता चला उनको, जो रिपोर्ट है मार्च से लेकर अगस्त तक यहाँ पर आए हैं, तो उस वक्त तक उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, वो जा रहे थे ट्रांसप्लांट कराने की। ट्रांसप्लांट कराने के रास्ते में जब हीथ्रो एयरपोर्ट उतरे हैं तो इतनी तबीयत ख़राब हुई कि सीधा अस्पताल और वहाँ पर एक हफ्ता हो गए हैं बस।
और सैटरडे को 12 बजे दोपहर को मुझे फोन आया, मैं दफ्तर में बैठा हुआ, जावेद मियांदाद का, या यूब भाई खान साहब ने, क्योंकि उस दिन उनको हार्ट अटैक हुआ है सुबह। कोई शक हमें नहीं सर। फर्क है कि हमको ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करने का मौका दिया, तो यानी 80 से लेकर 97 तक हमारे साथ रिकॉर्डिंग करते रहे, और इतना मतलब एक अच्छी रिकॉर्डिंग हुई है कि आज तक दुनिया उसको क्या बात है। ये दो शेर एक लगन बात इतना हज करके आए, पहले उमरा करके 83 किया है, ठीक सारी है। पार्टी कराया, फिर हज के कराया 85 सब ठीक है काम से ठीक है। वो मैं लिखाया अलहाज नुसरत फतेह अली खान, फिर काम आए ना, फिर उन्होंने मेरे उन्होंने फिर फेंक दिए। उनके मैंने क्या पता- बात है, मैंने क्या पता बात है हज किया है। Very humble। हाँ? जी। 1983 की बात है। जी सबसे पहला कॉन्सर्ट जो गोरों ने किया 1985 में मर्फी आइलैंड कोलचेस्टर में, तो वहाँ पर जब कॉन्सर्ट हुआ है, इनको पता है पहली दफा गवर्नमेंट में हम गए, हाँ, first तो time। वो जब खान साहब ने गाना शुरू किया, रात के 12 बजे उनका था शो, तो तो खान आप साहब ने ऐसा गाया ऐसा गाया कि सुबह दिन चढ़िया तो फिर खत्म हुआ। क्या बात है, क्या बात है। ये देखें जी, बीच के किनारे गोरों के दरमियान ये कवाली का क्या इससे बड़ा मुजाहरा हो नहीं सकता। और उसकी वजह से फिर BBC, ITV और सारे ने दूसरे दुनिया में कॉन्सर्ट्स में क्या बात, क्या बात। ही वाज अ लेजेंड, ही वाज अ लेजेंड। बहुत शुक्रिया अयूब साहब आपका, हाजी साहब आपका। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त दिया, टाइम दिया। बहुत ज़बरदस्त उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से जुड़ी बातें आपने हमारे साथ शेयर की, हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। एंड आई एम 100% श्योर कि ये वो बातें हैं, ये वो यादें हैं, ये वो बीते हुए लम्हात हैं ख़ान साहब के साथ, जो शायद आज के ये जो हमारी नौजवान नस्ल है शायद इसको नहीं पता था। तो हमारी भी यही कोशिश थी कि ये वो वाली पहलू लेके आए उनकी ज़िंदगी के, कि जो हमारी ऑडियंस के लिए डेफिनेटली, जो खान साहब के जो चाहने वाले हैं उनको भी इनसे वाकफियत हो। तो बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।